बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 एफएससी पार्ट 1 का पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें आज पढ़ने लगे हैं। और ये जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा होता हूँ चैप्टर, जिस तरह से ये मेन पॉइंट्स पढ़ा होता हूँ, तो ये आप वीडियो सुनते हैं तो आपका लेक्चर पूरा चैप्टर तैयार हो रहा होता है। मज़ीद पॉइंट आपको जहाँ पर ज़रूरत होती है वो आप उसको देख लिया करें। आप सब वो लोग हैं जो मास्टर्स किए हुए हैं या जो टीचर्स हैं पढ़ा भी रहे हैं इसको, और एक बात तो कन्फर्म है सब ने एफएससी में ये पढ़ी हुई है। इस वजह से इसको मैं मेन पॉइंट को फोकस करता हूँ जो हमें चाहिए। ठीक है, एक एक लाइन में जो जो मेन पॉइंट आता है वो मैं बता रहा होता हूँ। इसमें ये इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन देखना है, मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर देखेंगे, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की देखेंगे। अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर देखेंगे। देन डिस्क्राइब माइकलसन रोटेटिंग मिरर मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। इन दिस मेथड वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट by using Michelson rotating mirror, and then we will discuss understand the principles of optical fiber. We will discuss the types of optical fiber and its principles, identify the types of optical fiber, then discuss the types, appreciate the application of optical fiber. Then this is end of the chapter. So first of all, we start here from the first paragraph of this chapter. In this chapter, if I discuss you the main points of this paragraph, the main points are the most common instruments are magnifying glass, compound microscope and telescope. These are important devices, and in this chapter we discuss these three devices and spectrometer. ठीक है, यही इम्पोर्टेंट इसमें डिवाइसेस हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। और लास्ट वन इज़ दी ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर को हम देखेंगे। एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये हम देखेंगे। देन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये टॉपिक है इसके। तो आज हम टर्म इसमें देखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? कम से कम वो डिस्टेंस होता है आई से जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। तो इसको मैं बुक से ही डायग्राम से बताऊँ तो ये आई है, आई से, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लेकर आई तक का मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसको कहते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी बुक में लिखी हुई है। डी की वैल्यू या नियर पॉइंट की कितनी वैल्यू होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये जो 25 सेंटीमीटर होती है इसकी डेफिनेशन, नियर पॉइंट इसको शॉर्टकट पढ़ते हैं। ठीक है, बुक में भी मेंशन है, नियर पॉइंट इसको कहते हैं ये, या ये इसका दूसरा नाम है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट इज़ कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि ये 25 होती है नियर पॉइंट की। ठीक है, और अगर ये इतना डिस्टेंस ना हो आई से, आँखों से आई से इतना डिस्टेंस ना हो मिनिमम, तो फिर इमेज ज़्यादा क्लोज़ आ जाए इस डिस्टेंस से तो इमेज ब्लर हो जाता है, फजी हो जाता है। और एज के साथ ये डिस्टेंस चेंज होता जाता है। द लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट हाउएवर चेंजेस विद आई एज। अब इसमें देखने लगे मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, ये टॉपिक का नाम है। तो पहले हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन क्या होती है। मैग्नीफिकेशन जस्ट कहते हैं, ये फार्मूला है, रेशो ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। इस कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, या इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस इससे पड़ी और रिफ्रैक्ट हुई, सेंटर से रिफ्रैक्ट हुई, और यहाँ पे देखें ये इमेज बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। ये जो इमेज की साइज़ है, हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज़ है, इनको डिवाइड कर दिया। इमेज को आई से लिख दिया, हाइट को, ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से लिख लिया, तो आई ओवर ओ इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा।
और इसमें ये देखें, ये फोकल पॉइंट है, ये डबल फोकल पॉइंट है। इसी तरह लेंस के दूसरी साइड पे फोकल डबल फोकल पॉइंट है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब एक सिंगल कन्वेक्स लेंस हो, उसके दरमियान f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज क्या बनता है, 2f से अवे बनता है। ठीक है, ये MCQs में भी आ सकती हैं। 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट, देन इमेज विल फॉर्म एट दी 2 अवे फ्रॉम f, इन बिटवीन 2f, अवे फ्रॉम 2f। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम 2f। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है द मैक्सिमम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय नेक्ड आई इज़ ऑब्टेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। जब मैक्सिमम साइज़ कब हम देख सकते हैं, जब लीस्ट डिस्टेंस हो, नियर पॉइंट पे हो, फिर देख सकते हैं। फॉर लेसर डिस्टेंस इमेज लुक्स ब्लर एंड डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल, यानी ब्लर हो जाएगा जब ज़्यादा क्लोज लाएंगे। ये पॉइंट देखें, इसमें कहते हैं द अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंड बाय द आई। कह रहा है कि जो अपेरेंट साइज डिपेंड करता है ना, वो जो आई पे एंगल होता है उस पे मैटर करता है। आगे कहता है दस द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू द आई ग्रेटर द एंगल सबटेंड एंड लार्ज अपीयर्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, ये अगर भी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, ये आइस का मैंने बताया, तो आइस पे एंगल बढ़ रहा है और इधर ये लेंस रखा तो आइस पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। इधर बात कर लें अल्फ़ा की, इधर बात कर लें बीटा की। बीटा की बात करते हैं लेंस के केस में। ये जो आइस पे एंगल बन रहा है बीटा, ये जितना ज़्यादा होगा ये साइज़ उतना ज़्यादा होगा। ये जो पेरेंट हाइट है लेंस से जो देख रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल एट आई, यानी बीटा जिसको नाम दिया होगा हमने। ठीक है, अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन इधर से हम कर लेंगे। रेशियो ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम कहेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये आई पे बनता है और ये आई पे बनता है, और ऊपर वाला आई पे बनता है जब लेंस प्लेस करते हैं। ठीक है, और ये बनता है जब लेंस नहीं होता है अल्फ़ा। ठीक है, ये अभी आपको मैं बता के भी आ रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लेंस नहीं रखा तो अल्फ़ा, लेंस रखा है तो बीटा। अब ये वही बात, इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, इसमें वही बात की हुई है कि यहाँ पे देखें लेंस स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पे लेंस स्मॉल है, ऑब्जेक्ट स्मॉल है। यहाँ पे यहाँ पे एंगल स्मॉल है, साइज़ उसका स्मॉल है। एंगल लार्ज आएगा इधर थीटा प्राइम, तो इसकी साइज़ यानी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने देख लिया इसमें। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं द ऑप्टिकल resolution and microscope telescopes tell how close together the 2 points of light source can be seen separately as a two source। कहता है अगर 2 पॉइंट सोर्स हैं, ये बहुत क्लोज हैं, दूर से हम देख रहे हैं तो हमें ये एक ही दिखाई दे रहा है। जब टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से जिससे भी देखेंगे तो ये दो वाले जो एक दिखाई दे रहे हैं ये हमें सेपरेट, क्लोज और सेपरेट दिखाई देंगे। ये इसकी एबिलिटी होती है डिवाइस की, जो ये करती है उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। जैसे रात को ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स बहुत क्लोज होते हैं, वो एक ही लग रहे होते हैं। जब टेलीस्कोप से देखें तो क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, मर्ज होते हैं। टेलीस्कोप से देखा तो लैदा हो जाएंगे। ये जो लैदा किया पास भी हैं लेकिन सेपरेट दिखाई भी दे रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर होती है ये। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, डिटेल उसकी बताना। यानी इधर लिखी हुई है क्या है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ इट्स एबिलिटी टू रिवील माइनर डिटेल। माइनर डिटेल बताती है। माइनर डिटेल का क्या मतलब अभी मैं बता के आ रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट क्लोज हैं, उनको सेपरेट करके दिखा रही होती है। अब यहाँ पे कहता है कि मैग्नीफिकेशन लार्ज है, जितनी चाहे हम बना सकते हैं लार्ज मैग्नीफिकेशन। ठीक है, क्या कहता है, ऑल्दो द मैग्नीफिकेशन कैन बी मेड एज लार्ज एज वन डिज़ायर बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। हम फोकल लेंथ अप्रोप्रिएट यूज़ करके हम डिज़ायर मैग्नीफिकेशन बना सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब जो है ना वो साइज़ से है।
अगर मैं कह दूँ मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है तो मतलब उसका साइज़ हाइट ज़्यादा होगी, ये याद रखना है। मैग्नीफिकेशन ज़्यादा तो हाइट यानी साइज़ ज़्यादा होगा, और अगर रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है तो वो क्लियर दिखाई दे रहा है, सेपरेट होके क्लोज भी है और सेपरेट क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे फोकल लेंथ, ये जो है ना यहाँ पे लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, पर्चर ज़्यादा होगा, ज़्यादा लाइट गैदर करेगा तो क्लियर दिखाई देगा। तो फोकल हम ये फोकल लेंथ अप्रोप्रिएट यूज़ करके मैग्नीफिकेशन बढ़ा सकते हैं। और आगे वो कह रहा है कि ये जो हम यूज़ करते हैं लार्ज मैग्नीफिकेशन, इसका कोई यूज़ नहीं है जब तक अनलेस वी कैन नॉट सी दी डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखाई नहीं देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं। ये मर्ज हैं स्टार्स, हमें जितने मर्ज़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। ये लैदा होंगे यानी क्लियर होंगे, फिर ये बड़े होंगे, फिर उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए रिजॉल्विंग पावर का ये फार्मूला है, अल्फ़ा मिनिमम इन्वर्सली रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू अल्फ़ा मिनिमम। अल्फ़ा मिनिमम का फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा आवर डी। अगर इसको हम इधर पुट कर दें तो ये आ जाएगा डी आवर, डी न्यूमरेटर में चला जाएगा, डी आवर 1.22 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और ये अल्फ़ा का भी लिखा हुआ, रिजॉल्विंग पावर का भी। ये सेकंड है रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला। और रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला ये ग्रेटिंग के लिए, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर के लिए, अगर वेवलेंथ दी हो और चेंज इन वेवलेंथ दी हो तो इनको डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है। मतलब वेवलेंथ आ रही है, ये ग्रेटिंग है, ये इधर से आ रही है। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इधर इनको डिफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, और ये लैम्डा 1 एक आ रही है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये लाइट आ रही है, आगे ये दो लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, डुप्लेट रूल के मुताबिक ये 2 लाइट बन जाती है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ रही है। ठीक है, 2 लाइट वेव्स आ रही हैं, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है और ये लैम्डा 1 है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, रेशो ली, तो ये हमें क्या बता देगी, रिजॉल्विंग पावर बता देगी। या इसको यूँ अगर करें, लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, और इधर आके ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कोई इंटरफेरेंस से क्या बन जाएगा, कलर बन जाएगा। ठीक है, एक कलर बन गया, लेट करें वो कलर कौन सा बन गया, येलो बन गया, रेड बन गया सपोज। अब ये जो रेड कलर बनेगा उसकी एक वेवलेंथ है, इधर से जो आ रही है इनमें माइनर डिफरेंस है, तो वो जो माइनर डिफरेंस है वो इधर लगाएंगे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद nth ऑर्डर के लिए हम देखना चाहते हैं रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला, तो R इज इक्वल टू n इंटू एम। n नंबर ऑफ लाइंस हैं, m mth ऑर्डर है, ये 9th चैप्टर में हम देख कर आ रहे हैं। ऑर्डर मीन यहाँ पे m1 है तो फर्स्ट इमेज बन रहा है, m2 है सेकेंड इमेज बन रहा है। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ हम चलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है, तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे ये 10 अल्फ़ा लगाएंगे, ये सारी हम थ्योरी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, वो ये आ जाएगा। फर्स्ट फार्मूला ये वाला आएगा, m इज़ इक्वल टू Q ओवर P, और Q और D इक्वल होते हैं इस केस में, जितना Q है उतना ही D है, यानी QD क्या है, ये जो डिस्टेंस है I का ऑब्जेक्ट का I तक का डिस्टेंस हम इमेज का I तक का डिस्टेंस Q से लिखते हैं, और यही नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट को हम D से लिखते हैं, तो दोनों इक्वल हैं। इस वजह से हमने Q की जगह D लगा दिया, तो D ओवर P आ गया। और फिर इसको लेंस फार्मूला लगाएंगे, ये लेंस फार्मूला होता है जिसमें प्लस आता है। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनना है, वर्चुअल इमेज बनेगा तो नेगेटिव लगा दिए, सॉल्व किया तो ये फार्मूला आ गया। m इज़ इक्वल टू D ओवर P होता है, m इज़ इक्वल टू 1 प्लस D ओवर f फोकल लेंथ, D नियर पॉइंट और 1 कांस्टेंट। अब इसमें देखें ये वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है I से नियर पॉइंट पे था, अब इसको उठा के कहाँ पे रख दिया, फोकस पॉइंट के इनसाइड रख दिया। और ये याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के अंदर आ जाए तो वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मीन हेड ऊपर है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का हेड भी ऊपर है, इरेक्ट इमेज बनेगा। और ये वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब है ये हमने डॉटेड लाइन से बनाया, इधर रखा, ठीक है, ये इधर था, इसको फोकस के अंदर रखा, तो फोकस के अंदर रखेंगे तो हम
इधर देखेंगे लाइट एक्चुअली इधर मीट करेंगी, ये इधर लेंस से गुजरी, ये इधर गुजरी, तो लाइन्स तो इधर मीट करेंगी और ये इन्फिनिटी पे मिलती हैं। लेकिन हम बैक ड्रा करेंगे, ठीक है, तो बैक ड्रा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ये इसका मैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसकी कंप्लीट डायग्राम है, उधर से डिटेल से देखेंगे इस डायग्राम को, ठीक है। अब देखें ये उसने दी हुई है D25 है और F फोकल लेंथ 5 है, तो 25 और 5 आ जाएगा, 5+1 क्या आ जाएगा D25 और ये 5, 25 और 5 25 और 5 और 1 + 5 6 मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई 6। अब 6 मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो 6 टाइम्स ग्रेटर होगा। अगर किसी की हाइट 2 है, उसको हमने देखा तो जिस डिवाइस की मैग्नीफिकेशन 6 है, हम हाइट उसकी ओरिजिनल 2 थी, इसे देखा तो कितना वो दिखाई देगा, इसको 6 टाइम्स से बड़ा कर दें, इसको 6 टाइम बड़ा कर दें, यानी 2 × 6 12, यानी वो 12 का अब दिखाई देगा। अगर आपकी हाइट लेट कर रहे हैं 6 फुट है और मैग्नीफिकेशन लेट कर लें कितनी है 2 है, तो डबल कर देगा आपको, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 6 फुट से 12 फुट हो जाएगी। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखते हैं, इसमें 2 लेंस होते हैं। पहला लेंस स्मॉल होता है जिसको कहते हैं स्मॉल फोकल लेंथ, दूसरा लेंस आईपीस कहते हैं, पहले को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरे की फोकल लेंथ स्मॉल होती है, पर्चर भी इसका स्मॉल होता है। और ये फर्स्ट रे आई, सेकंड रे आई, इधर मिल के फर्स्ट इमेज बना जिसको H1 कहा, यहाँ से ये फर्स्ट रे, इधर से दूसरी रे, और यहाँ पे इन आइस पे इधर इमेज बनेगा। हमने इधर वाइट बोर्ड पे बनाना है या हमने इधर स्केच करना है, तो इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब है हम खुद डॉटेड लाइन से ड्रा कर रहे हैं इस पेज पे, वैसे ही आइस पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो आई एंगल बनेगा, यहाँ पे आई का एंगल थीटा ई लिख दिया, और जो ऑब्जेक्ट का एंगल बनेगा वो इधर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो थीटा ओ बनेगा, और ये वाला भी थीटा ओ कहलाएगा। थीटा ओ और ये वाला थीटा ओ दोनों इक्वल हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से मैथ जाती है, एंगल इधर क्या आएंगे सेम। और ये जो हाइट है, इसकी हाइट को H2 हमने कहा हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे दोनों इमेज को, तो ये रिज़ल्ट हमें याद रखना है, ठीक है। m = m1 m2, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है इसमें m1 m2, ये बता रहा है ये फर्स्ट लेंस की मैग्नीफिकेशन है, ये सेकंड लेंस की मैग्नीफिकेशन है। ये भी आपको बता के आ रहा हूँ 2 लेंस हैं, ठीक है, ये इनकी मैग्नीफिकेशन है। अच्छा, ये बात इधर वही बात भी आनी है जो पहले हम सिंपल में देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट इमेज बना, अब ये ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए, और ये कहाँ पे है, फोकस आईपीस के फोकस के इनसाइड है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस के इनसाइड हो जाए तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक है, ये वर्चुअल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है दी ऑब्जेक्ट हाइट इज़ प्लेस बियॉन्ड दी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से क्या किया, अवे रखा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले क्या किया, प्रिंसिपल फोकस से अवे रखा, ठीक है। इसमें जो भी लाइन मैंने पढ़ी, दिस प्रोड्यूस रियल मैग्नीफाइड इमेज, ये जो बनेगा ना रियल इमेज बनेगा। रियल क्यों बनेगा, देखें रियली लाइट क्या कर रही है, मीट कर रही हैं। और अब क्या होना है, दिस प्रोड्यूस रियली मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ हाइट H1 ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, ये बता दिया आपको। आगे कहता है इट इज़ देन फर्दर मैग्नीफाइड आई पीस, 12 आई पीस से मैग्नीफाइड होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट द आई पीस इज़ पोजिशन सो दैट फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस आई पीस को एडजस्ट करना है, तो ये इमेज जो बने वो कहाँ पे बने, नियर पॉइंट पे बने, यानी ये नियर पॉइंट पे बनने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस के इनसाइड होगा। अब इधर जो फाइनल इमेज बन गया, फाइनल क्या है, वर्चुअल भी है और इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज नीचे की तरफ आ रहा है। और ये प्रैक्टिकल डायग्राम है माइक्रोस्कोप की, इसके अंदर ये 2 लेंस होते हैं, ये आई से देख रहे होते हैं, और यहाँ पे इसको ये यूज़ तब करते हैं जब हाई मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ये पहली लाइन में लिखा भी हुआ है, व्हेन हाई मैग्नीफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, 2 लेंस होते हैं। अगर इधर रखते हैं आप, कोई भी ब्लड रख लें या कोई वाटर रख लें, उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो हम देख सकते हैं,
ठीक है, ब्लड सेल देख सकते हैं। अच्छा, ये इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट। माइक्रोस्कोप की हमने देख ली, फार्मूला देख लिया, और इसमें देख लें ये जो मैंने डायग्राम इधर बनी हुई ना, ये भी माइक्रोस्कोप है। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप है, ये 17th सेंचुरी की माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसमें, ये जो पोर्शन है ये अप डाउन होता है। ठीक है, ये लग नहीं रही माइक्रोस्कोप, लेकिन ये पुरानी है। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला हमने देख लिया। दूसरा फार्मूला M1 और M2 की वैल्यू लगाएं। M1 क्या होता है, रियल इमेज के लिए Q/P होता है, और M2 वर्चुअल इमेज है, अभी हम बना के भी आ रहे हैं। वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है 1 + D/F, और F की जगह FE लगाया, E फॉर आई पीस है। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो ×5, ×10, ×40 ETC ये इंस्ट्रूमेंट भी लिखा होता है। अगर आप घुमा रहे हैं इसको, माइक्रोस्कोप रोटेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो 5 हो जाएगी। बड़ा देखने हैं 10 पे ले आए तो 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, 40 पे ले आए तो 40 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है कि जो माइक्रोस्कोप की लिमिट होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। विड्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब है फर्स्ट लेंस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट लेंस पे डिपेंड करेगी। अगर ये विड्थ कम होगी तो इसकी ऑब्जेक्टिव का, इसकी क्या होगी, जो मैग्नीफिकेशन है वो कम होगी। ये इसकी विड्थ बढ़ा दें, बड़ा लेंस लें, ये डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली इससे कम ही होगा। पहले लेंस की विड्थ बड़ी होगी तो मैग्नीफिकेशन पे फ़र्क पड़ रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखना, ये जो लार्ज और दूर डिस्टेंस होते हैं, इट इज़ यूज टू व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज़ होती है। और इसमें भी वही बातें हैं, क्या होगा, इट सब्सटेंड बिगर विजुअल एंगल, ये हम बिगर विजुअल एंगल बनाती है आई पे। और अभी आपको बता के आ रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में एंगल ज़्यादा होगा आई पे तो ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा होगा। चूँकि स्टार है तो बहुत बड़े, लेकिन हमें दूर होने की वजह से स्मॉल दिखाई देते हैं। उन स्मॉल को बड़ा देखने के लिए क्या करते हैं, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। और जो ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो क्या करती है, हेवनली ऑब्जेक्ट को देखती है। ठीक है, टेलीस्कोप की डिफरेंट टाइप्स हैं। हेवनली ऑब्जेक्ट को देखने वाली, स्टार्स, मून को देखने वाली, प्लैनेट्स को देखने वाली का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें भी 2 लेंस होते हैं। पहले का नाम रखते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम आई पीस। इसमें फ़र्क ये है कि पहला लेंस बड़ा होता है, ये अपोजिट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। पहला लेंस ग्रेटर होता है, दूसरा लेंस स्मॉलर होता है। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर और स्मॉलर लेंस हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरे लेंस की, आई पीस की क्या होती है, फोकल लेंथ कम होती है। ये देख लें, ये फोकल लेंथ कम आ रही है। फोकल लेंथ क्या है, फोकस पॉइंट से लेकर सेंटर, लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। ये फोकल लेंथ कम आ रही है, ये फोकल लेंथ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका कंस्ट्रक्शन। इमेज कैसे बनता है, रेज़ आ रही हैं, फर्स्ट लेंस पे पड़ेंगी और ये फोकस की, फर्स्ट इमेज बन गया। और यहाँ पे तीनों रेज़ फिर लेंस पे पड़ेंगी, आइस पे इमेज बन जाएगा। हम इधर बनाना चाहते हैं इमेज पेज पे, तो इसको ड्रा करेंगे तो ये कहाँ पे चल के बनेगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा। अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, तो मिल तो जाएंगी कहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली है, पैरेलल है, तो ये बन तो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये अब इसमें ट्राइंगल लॉ को यूज़ करेंगे तो फार्मूला ड्रा कर लेंगे। फार्मूला जो ड्रा करेंगे हमारे पास, अच्छा, पहला जो इमेज बनेगा ना वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश होगा। डिमिनिश मीन क्लियर नहीं होगा इसमें। और जो दूसरा इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, वो भी इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। ये डिमिनिश नहीं होगा, ये मैग्नीफाइड में बड़ा होगा। ठीक है, तो आपने इस एक बात याद रखनी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट सेटिंग इसकी करते हैं हम टेलीस्कोप की। सेटिंग में क्या करते हैं, ये जो इमेज बनता है, यानी फर्स्ट इमेज जो बनता है, ये दोनों लेंस की फोकस पॉइंट पे बनता है। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये दोनों का फोकस पॉइंट है, दोनों पे फोकस पॉइंट पे बनेगा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, सेटिंग हो गई है। और इनके लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कह देते हैं L = FO+FE आता है। FO+FE इनके दरमियान डिस्टेंस बन रहा होता है। और यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा FO/FE। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। और ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO, और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। ये फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसकी रेशो पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, आई पीस की हम चेंज करते हैं,
बढ़ा दें तो मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी। अगर आईपीस की फोकल लेंथ कम करें तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। रेशो पे डिपेंड करता है कितनी रेशो आ रही है। ठीक है, जो पिछले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है सिर्फ आईपीस की फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन, आईपीस की फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन लेस हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये पी क्यू डी ये कांस्टेंट फैक्टर होंगे, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये हमने इसमें देख लिया टेलीस्कोप में, तो इधर लिखा हुआ है टेलीस्कोप ज़्यादा लाइट गैदर करेगी जब उसका अपर्चर क्या हो, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर लार्ज हो। तो लार्ज अपर्चर होगा तो ज़्यादा लाइट गैदर होगी, तो मोर इन्फॉर्मेशन होगी। यानी ये है ना, अगर ये लेंस ही छोटा है, अपर्चर ही स्मॉल है, तो स्मॉल लाइट डिटेक्ट करेगा। अब ये और बड़ा ले लें तो ज़्यादा लाइट डिटेक्ट करेगा, तो इमेज उतना ही ब्राइट क्लियर होगा। ठीक है, ये इसमें बताया उसने। फिर कहता है गुड टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। कहता है जो अच्छी टेलीस्कोप होती हैं वो क्या होती हैं, जिसका ये जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज़्यादा होता है और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है। यानी ये वाली जो फोकल लेंथ आ रही है ये फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है। ये अच्छी टेलीस्कोप की पहचान है। यानी वही बात कर दी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ग्रेटर हो और ऑब्जेक्टिव का ये वाला जो पर्चर है ना, ये पर्चर कम है, ये पर्चर लार्ज है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, तो पिछले में भी यही कह के आ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव का पर्चर क्या हो, ऑब्जेक्टिव ग्रेटर हो ताकि इमेज की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो। इधर भी यही कहा था, ए वाइडर ऑब्जेक्टिव एंड यूज़ ऑफ ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस लेस डिफ्रैक्शन अलाउ टू मोर डिटेल। इसमें भी उसने कहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी उसने कहा है कि वाइडर हो ऑब्जेक्टिव, यानी पहला लेंस बड़ा हो, लेकिन कंपैरेटिवली ये इससे कम होता है। ठीक है, और ब्लू लाइट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लेस डिफ्रैक्ट करती है ना। लेस डिफ्रैक्ट का मतलब है, देखें ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, ये इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। रेड लाइट की बात कर लेते हैं, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये क्रस्ट का डिस्टेंस है, ये कम है तो ये ज़्यादा है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो लेस डिफ्रैक्ट करेगी, यहाँ पे आई, यहाँ पे पड़ी, और यहाँ पे कम बेंड करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी। अगर रेड होगी तो इधर आने के बजाय ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो वो इमेज ही नहीं बन रहा होगा ठीक से। ठीक है, तो ये हमने देख ली टेलीस्कोप का कंसेप्ट। अब लास्ट, अब जो डिवाइसेस में है वो स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है जो कि स्पेक्ट्रा को डिस्कस करती है। स्पेक्ट्रा कहते हैं कलर्स को, स्पेक्ट्रम सिंगुलर होता है, स्पेक्ट्रा उसकी जमा होती है, प्लूरल होता है, कलर्स शो होते हैं। ठीक है, अगर ये प्रिज्म है, प्रिज्म में वाइट लाइट पास करती है, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो ये 7 कलर लहदा हो जाएंगे, तो ये स्पेक्ट्रा बन गया है। स्पेक्ट्रम है ना, रेड ब्लू ग्रीन येलो। ठीक है, अब ये देखें ये लाइट कैसे करती है, इसको देखते हैं। इधर ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहता है द डेविएशन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म डेविएट करेगी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म कैन बी मेजर्ड क्वाइट एक्यूरेटली। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखते हैं। और क्या कहता है, यूजिंग दी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये 9th चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी एम्प्लॉयड टू मेजर द वेव लेंथ ऑफ लाइट। और इसकी मदद से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को अगर हम यूज़ कर लें इस स्पेक्ट्रोमीटर में, तो हम वेव लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। 2 इसके यूजेस हमने देख लिए। अब इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये डायग्राम है, सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मीन सिंगल कलर की है, रेड है तो रेड ही है। अब इसमें ये कोलीमीटर है, ट्यूब का नाम है। इसकी एक साइड पे लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, और इधर स्लिट्स हैं, स्लिट्स आगे पीछे मूव कर सकती हैं। ये ग्रेटिंग रख लें या इधर प्रिज्म रख लें, और ये टेलीस्कोप है। 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली इसकी डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, कोलीमीटर होगी, यहाँ पे टेलीस्कोप है, और ये टर्न टेबल है, सेंटर पे टर्न टेबल होगा। और ये जो ये कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस की यहाँ पे यहाँ फोकस पॉइंट है, और फोकस पॉइंट पे ही हम क्या रखते हैं, यहाँ पे ये स्लिट्स रखते हैं। पर्पस क्या होता है कि लाइट जो आ रही हैं वो इस लेंस से गुजरने के बाद स्ट्रेट हो जाए। और ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी
पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर ये लेंस है, फ़र्ज़ कर लें इसके ये फोकस पॉइंट है, यहाँ पे हमने लेट करे लैंप रख दिया, तो लैंप जो हमने रख दिया यहाँ पे, इधर से जो लाइट आएंगी ये डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन गुजरने के बाद स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इसका पर्पज़ है कि क्यों हम स्लिट को इधर रखते हैं फोकस पॉइंट पे, क्योंकि एंटर हो रही है इधर से, तो डिफरेंट में होंगी तो पैरेलल हो जाएंगी इधर से। अब देखें लाइट आ रही है और यहाँ से क्या कर रही है, डेविएट कर रही है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इसको नाम दे रहे हैं। अभी आपको पढ़ के आ रहा हूँ कि डेविएशन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये प्रिज्म भी हो सकता है। ठीक है, इधर प्रिज्म से क्या करेगी, लाइट डेविएट करेगी। ठीक है, और ये ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग से भी लाइट क्या करती है, डिफ्रैक्ट करती है, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कह लें इसको। ठीक है, तो इधर से ये हम कहते हैं कि कोलीमेटर, ट्यूब को कोलीमेटर क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये यही है, जो रेस होती हैं, द रेस लाइट कमिंग आउट ऑफ द लेंस बिकम्स पैरेलल, फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड कोलीमेटर। लाइट रेस पैरेलल हो जाए तो इसको इसी रीज़न की वजह से कोलीमेटर कहते हैं हम। टर्न टेबल, तीसरा टर्न टेबल होता है सेंटर पे, प्रिज्म को या ग्रेटिंग को टर्न टेबल पे रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, टर्न टेबल होगा इधर, जो कि शो नहीं किया, इधर ये शो किया हुआ है, इसके ऊपर ग्रेटिंग है, ये वाली ग्रेटिंग क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ़ स्लिट्स होती हैं। ठीक है, तो या प्रिज्म होगा, और ये क्या करेगा, टर्न टेबल पे रोटेट करेगा। सर्कुलर स्केल होता है, इस पर हाफ डिग्री ग्रेजुएशन होती है। इधर सर्कुलर स्केल बना हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या होती है, अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, ये अटैच होती है, और करना क्या होता है कि वर्नियर स्केल जो होता है, और जो रोटेट वर्नियर स्केल एंड इज़ रोटेटेबल अबाउट द सेम वर्टिकल एक्सिस एज टर्न टेबल। अब इसमें जो होता है ना, टेलीस्कोप जो अटैच करते हैं वर्नियर स्केल के साथ, ये जो है ना टेलीस्कोप है, और यहाँ पे क्या है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल जैसे वर्नियर कैलिबर में पढ़ा था, मूवेबल स्केल होता है, इधर भी ये वर्नियर स्केल का नाम वर्नियर स्केल है। ये इन दोनों को इधर क्या किया हुआ है, ये वर्नियर स्केल और ये टेलीस्कोप, दोनों को अटैच किया हुआ है, और इस तरह से अटैच करना है। टेलीस्कोप इज़ अटैच्ड विद वर्नियर स्केल एंड रोटेटेबल अबाउट द सेम वर्टिकल एक्सिस एज टर्न टेबल, दोनों का वर्टिकल एक्सिस सेम हो। ठीक है, ये टर्न टेबल का ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये इसके इस वर्टिकल के अराउंड इसने रोटेट करना है, तो इसने भी इसी वर्टिकल, ये सेंटर में ड्रा कर लेता हूँ, ये टर्न टेबल भी इसी लाइन के क्रॉस रोटेट करेगा, ये वाला टर्न टेबल भी इसी के अराउंड रोटेट करेगा, तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, दोनों का सेम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, टेलीस्कोप है तीसरा पॉइंट। टेलीस्कोप में क्या कहता है, अच्छा तीसरा पॉइंट तो शुरू किया हुआ है। टेलीस्कोप में फिर क्या कहता है, टेलीस्कोप इज़ adjusted in such a way that the rays of light entering it are focused at the crosswire near the eyepiece. Finally, the refracting edge of the prism must be parallel to axis of rotation of the telescope. अच्छा, ये बता दूं पहले आपको कि उसने कहा कि टेलीस्कोप के इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि जो इमेज बनता है वो क्रॉस लाइंस पे बनता है। क्रॉस लाइन का मतलब है, यहाँ पे ना इसके अंदर का अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी स्क्रीन है, तो ये क्रॉस लाइंस है, जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, क्रॉस लाइंस पे बनेगा। और फिर कहता है जो फाइनली द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म मस्ट बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो इसके रिफ्रैक्टिंग एज जो होंगे प्रिज्म के, लेट करें मैंने इधर ये प्रिज्म रखा हुआ है, और इसके ये वाले रिफ्रैक्टिंग एज है, ये वाले रिफ्रैक्टिंग एज है, ये पैरेलल हों, किसके पैरेलल हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन जो सेंटर वाली है इसका नाम क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पैरेलल है। ये ना हो कि ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, ये रख दें परपेंडिकुलर, रिफ्रैक्ट इस एज ने करना है, तो एज क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, ये एज है, ये भी एज है, तो इस एज के क्या है, पैरस एक्सिस ऑफ के पैरेलल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल इसके एज आ रहे हैं। आगे फिर इसमें ये कहता है कि द टेलीस्कोप सो दैट टर्न टेबल इज़ लेवल्ड, हमने क्या करना है, फिर टर्न टेबल को लेवल में लेकर आना है।
the refracting edge of the prism must be parallel to axis of rotation of the telescope so that turntable is leveled. turntable क्या हो जाए, level हो जाए, इसका पर्पस है. दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लेवलिंग स्क्रू. अगर यहाँ पर देखें ना, ये वाला लेवलिंग स्क्रू है, इसको रोटेट करते हैं स्क्रू को, तो एक्स ये रिफ्रैक्टिंग और एक्स रोटेशन पैरेलल हो जाते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेलीस्कोप जो है वो क्या हो जाती है, टर्न टेबल इज़ लेवल. ये जो टर्न टेबल है ये लेवल पे आ जाता है. ठीक है, जब ये लेवल पे टर्न टेबल, इसको स्क्रू से क्या करेंगे हम, इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर होता जाएगा. तो ये रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है, इसके और इस ये एक्सिस रोटेशन है, ये क्या हो रहा है, ये लेवल कर रहा है. ये हो सकता है ये पैरेलल ना हो. जब ये पैरेलल होंगे तो ये भी इधर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, लेवल हो जाएगी. ठीक है, टेढ़ा नहीं पड़ा होगा, इन अदर वर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा होगा इसके ऊपर. ठीक है, ये हमने देख ली, टेलीस्कोप को पढ़ लिया.